हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स से है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, सो इंडिया फेसेस लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस राइज, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, करप्शन और टेररिज्म। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली दो मेजर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है पॉवर्टी और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉवर्टी। देखो, पुअर हम किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनको हम कहते हैं पुअर। बेसिक नीड्स क्या होती है? फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें अगर वो अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? पुअर। So, a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of life such as food, clothing, shelter, education and health services. और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी। और ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में उनको हम कहते हैं पुअर। क्लियर? नाउ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि अगर इंसान को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है तो मिनिमम उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस फैमिली की इनकम उससे कम होती है या जिन सिटीजन्स की इनकम उससे कम होती है तो कह दिया जाता है ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के भी नीचे, सो बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, नाउ पॉवर्टी कैसा कॉन्सेप्ट है? तो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। देन इंडिया में पॉवर्टी किस तरीके से देखा जाता है? एकदम लोवेस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ को इंडिया में हम पॉवर्टी की तरह देखते हैं। अब ये फीचर्स हैं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। सो कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल हम बोलते हैं शॉर्ट में, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो दे आर नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिलता। दूसरा, दे सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स जैसे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस, यानी कि रहने की जगह उनके पास नहीं है तो स्लम एरियाज में रहते हैं। Then they are forced to live in shabby or slum areas. Their income is less than determined expected income, यानी कि जितनी इनकम बेसिक नीड्स के लिए चाहिए उससे भी उनकी इनकम कम होती है। The life span is less than national average life expectancy. इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे इनकी एज कम होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो ये लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देन जनरली दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत होता है। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता इसलिए काफी सारे डिसीजेस हो जाते हैं। देन चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली, और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में वो लोग कमाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन है। देन डेथ रेट इज हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो माल न्यूट्रिशन का जो रेट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, विच लीड्स टू डेथ रेट। क्यों? क्योंकि उसका इलाज कराने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं जो कि इनके पास नहीं होते, इसलिए यहाँ पर डेथ रेट कैसा होता है? हाई होता है। सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। नाउ गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं इन लोगों के लिए? सो इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। ऐसी फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंत्योदय फैमिली। ठीक है, अंत्योदय फैमिली या फिर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। आफ्टर फाइंडिंग सच फैमिलीज, अब गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे कंट्री में जितनी भी ऐसी फैमिलीज है, अंत्योदय फैमिली बोलो या बीपीएल फैमिलीज बोलो, इनको ढूंढती है। उसके बाद गवर्नमेंट एश्योर करती है कि ये इनको सारी बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए। कैसे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट के अंडर चलाया जाता है। और इस सिस्टम के अंदर क्या खोले जाते हैं? फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, फेयर प्राइस शॉप्स ओपन किया जाता है और हर एक बीपीएल फैमिली को राशन कार्ड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? राशन कार्ड। अब इस राशन कार्ड के थ्रू वो लोग अपने लिए बहुत ही कम रेट में या फिर फ्री में व्हीट, राइस, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन, ये सारी चीजें उनको मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिनिमल चार्जेस होते हैं या तो फ्री होता है थ्रू राशन कार्ड। तो ये एश्योर किया गवर्नमेंट ने, कम से कम उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए इसलिए।
इट हैज़ ट्राई टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। अब जब उनको खाना मिल जाएगा फिर वो अपने मतलब इनकम के लिए कोई दूसरा काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया है, फेयर प्राइस शॉप अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ ये जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया, तो डायरेक्टर WHO के, जिनका नाम है ब्योड ओर, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए, जैसे कि फूड पर एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, क्लोथिंग, एकोमोडेशन यानी कि घर, देन एजुकेशन पर खर्चा, हेल्थ के पीछे खर्चा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ कैलोरीज, कितना कैलोरीज इनटेक है। इन सारी फैसिलिटीज के लिए मिनिमम कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सेट करेंगे कि कितना मिनिमम स्टैंडर्ड या मिनिमम इनकम होनी चाहिए ताकि ये सारी चीजें एक इंसान अपनी पूरी कर सके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। एकदम मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसको सेट कर दिया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। सीधी सी बात है, पहले की सैलरी 500 रुपये हुआ करती थी, उसमें पूरा फैमिली अच्छे से चल जाता था, लेकिन आज 50,000 भी कम पड़ते हैं। तो ये जो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, सो दो तरीके हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाया फैमिली, कि एक फैमिली अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना खर्चा कर रही है, और दूसरा तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, और फैमिली मतलब होता है जिसमें 5 मेंबर्स हो। दूसरा तरीका क्या है कि एक फैमिली की इनकम कितनी है। तो दो मेथड कौन से हो गए, एक एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है इनकम मेथड। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि फैमिली, जब फैमिली की बात होती है तो उसका मतलब कितने मेंबर्स की बात हो रही है, तो याद रखना 5 मेंबर्स। फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स। डन। चलो अब हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है दोज पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल एट लोएस्ट मार्केट रेट। एकदम मार्केट में प्राइस भी कम है लेकिन उसके बावजूद भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीजें, उनको कहेंगे दे आर एब्सोल्यूट पुअर। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा चलता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में अमीर गरीब का जो गैप है यानी कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होती है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। और हम अगर रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि कुछ इनकम ग्रुप दूसरे वाले इनकम ग्रुप से पुअर है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली पुअर, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे इनकम ग्रुप से तब वो पुअर हो जाते हैं। कैसे, देखो, अ सोसाइटी हैड different income groups, among them some groups have low income in comparison to other, such group is considered to be relatively poor। और जो अगर हम कंपेयर करें तो जो ग्रुप दूसरे से कम निकल रहा है, जिसकी इनकम कम है, तो हम क्या बोलेंगे, वो रिलेटिवली पुअर है, एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, उससे रिलेशन में अगर कंपेयर करें तो पुअर है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे ए की इनकम कितनी है 10,000, बी की 20,000 और सी की 30,000। अगर आप इनको कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करो, तो ए जो है, ए इज रिलेटिवली पुअर देन बी और बी इज रिलेटिवली पुअर देन सी। पुअर तो ये भी है लेकिन सी से, और ए जो पुअर है वो बी से। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। सो ए इज रिलेटिवली पुअर देन बी और बी इज रिलेटिवली पुअर देन सी। और अगर सी से कंपेयर करें तो ये दोनों ही सी के रिलेशन में रिलेटिव पुअर कहलाएंगे। क्लियर है इतना? देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज मोर प्रिवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्री, और ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है ये डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। नाउ इन द सेम वे, अब जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे वो एग्जांपल को डिटेल में बताया गया है कि सी की इनकम सबसे ज्यादा है तो सी के कंपैरिजन में ए और बी क्या होंगे, रिलेटिवली पुअर होंगे। डन है। नेक्स्ट, अब इंडिया में पॉवर्टी की बात करेंगे तो कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर है हमारे सामने कि इन 2011-12 जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, क्या डिक्लेयर किया उन्होंने कि रूरल एरियाज में
816 रुपीज का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि अगर फैमिली की बात करें तो 816 इंटू फैमिली, अभी हमने देखा था मिनिमम 5 मेंबर, तो 816 इंटू 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 4080 पर फैमिली। इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए ताकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। डन है। रूरल एरिया में कितना होना चाहिए पर पर्सन की बात करें तो 816 रुपीज, और अगर फैमिली की बात करें तो 4080 पर फैमिली। अब रूरल एरियाज में तो चीज़ें सस्ती होती हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो अर्बन एरिया में अगर जो डिसाइड हुआ था वो कितना है 1000 पर पर्सन। तो अगर 1000 पर पर्सन है तो 1000 इंटू 5 कर दो तो फैमिली के लिए कितना हो जाएगा एटलीस्ट 5000। क्लियर है। तो ये डिसाइडेड था, दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रीच आउट एक्सपेंडिचर, यानी कि कम से कम इतनी इनकम तो होनी चाहिए ताकि वो अपनी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर सके रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया नंबर ऑफ द पुअर हैज रिड्यूस्ड टू 27 करोड़ इन 2011-12 और रेट ऑफ पॉवर्टी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें कंपेयर करें तो पॉवर्टी कम होके कितनी हो गई है, मतलब कि कितने लोग पुअर हैं अब 27 करोड़, और पॉवर्टी का रेट जो है वो कम होकर 21.9% हो गया है। देन 2009-10 यानी कि इससे पहले क्या था, पॉवर्टी इन रिलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, पहले 29.8% पॉवर्टी थी और जो 11-12 का डेटा है उसके हिसाब से 21.9, तो रिड्यूस तो हुई है। 37.47 करोड़ पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 2009-10 में, और 11-12 में ये कितना हो गया 27 करोड़। तो इतना तो डेटा हमको बता रहे हैं कि पॉवर्टी में हमको रिडक्शन देखने को मिला है। इन ऑर्डर टू सी दैट इक्वालिटी प्रिवेल्स एट द इंटरनेशनल लेवल, अब ये तो कोई पॉवर्टी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी अपना कुछ टारगेट रखा है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक हैड डिसाइडेड, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए 1.90 यूएस डॉलर, 1.90 यूएस डॉलर इतनी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए 2012 के हिसाब से। किसने डिक्लेयर किया, वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर किया। और ये जो रेट इन्होंने लिया था 2008 का रेट लिया था, और जो लोग इस रेट से नीचे उनकी पर कैपिटा इनकम है तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि इनके लिए पॉवर्टी लाइन का जो स्केल है वो कितना है 1.90 यूएस डॉलर। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडियाज टोटल पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेट 121 करोड़ 2010, जिसमें से 32.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे थे, जो कि 45.6 करोड़ लोग कैसे थे, पुअर थे। नाउ एज पर द रिपोर्ट ऑफ, अब ये याद रखना है, ये दोनों जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉवर्टी थी इंडिया में 11-12 में वो कितनी थी 21.92%, और अगर नंबर्स में बात करें तो 26.93 करोड़। क्लियर है। परसेंटेज कितना था 21.92% और नंबर्स में 26.93 करोड़। दोनों ही आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज पूछ रहा है या फिर नंबर। नाउ 21.65 करोड़ रूरल एरियाज में थे और 5.28 करोड़ कहाँ पे थे, अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो पॉवर्टी है वो रूरल एरियाज में हमको ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज छत्तीसगढ़, और जहाँ पे सबसे कम पॉवर्टी है वो है गोवा। गुजरात में पॉवर्टी लाइन कितनी है, मतलब पॉवर्टी परसेंटेज कितना है 16.63, जो इतना भी खराब नहीं है। कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 30% से ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलेगी? सो छत्तीसगढ़, असम, यूपी, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एसेट्रा। ओके। नाउ इंडिया इज बेस्टो विद नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो हमको पता है कि इंडिया कितना ज़्यादा रिच है अपने मिनरल्स में, नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन दिक्कत ये है कि हम हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हमको जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उतना हम उठा नहीं पाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास वेल्थ तो बहुत है लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। ये स्टेटमेंट 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, लिखा होगा द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया एक्सप्लेन। तो ये जो पैराग्राफ है ये एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज वो पता है, देन बट
बिकॉज ऑफ, अब कौन कौन सी चीजों की कमी है? सो लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम दैम। चीजें तो है, रिसोर्सेज है, लेकिन उससे हम सही प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। एजुकेशन की कमी है, ट्रेनिंग स्किल की कमी है, प्लानिंग में प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। सिंस हियर दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू देयर बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि जितना इससे हम फायदा कर सकते थे हमने उतना नहीं किया। ओके, सो इसलिए कहा जाता है द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। क्लियर है? चलो, अब पॉवर्टी की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा कि अर्बन में पॉवर्टी जो था वो बहुत ही कम था, रूरल में पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिला। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे ऑप्शंस लोगों के पास नहीं है, इस वजह से आपको रूरल में ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। अब रूरल पुअर होते क्या है? सो जनरली लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे हैं। फार्म लेबरर्स, आर्टिसंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि आज एकदम बंद हो चुकी हैं, जिनका प्रोडक्शन ना के बराबर है, बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ है। सो फिर मार्जिनल फार्मर्स, बेगर्स, फोर्स लेबरर्स, मजबूरी में काम कर रहे हैं। देन इनहैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट और माउंटेन रीजन्स, जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइब्स की बात हो रही है। देन टेम्पररी क्राफ्ट्समैन, जो सीजन आया उस टाइम पे उनकी चीज़ें बिक गई, उसके बाद ऑफ सीजन पे उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूरल पुअर। क्लियर? नाउ अर्बन पुअर की बात करें तो यहाँ पर टेम्पररी लेबर्स जो गांव से आते हैं यहाँ पर काम करने, लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल या होटल ढाबा, वर्कर्स वर्किंग इन गैरेजेस, देन बेगर्स or who are not able to satisfy their minimum and basic necessities live in poverty are considered to be urban poor। ठीक है, तो अर्बन पुअर और रूरल पुअर के जो डिफरेंस है वो याद रख लेना। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रीजंस ऑफ पोवर्टी। इंडिया में पोवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है और उसको कैसे कम किया जा सकता है वो हम देखेंगे। द ओरिजिन ऑफ पोवर्टी इज मोर डीप रूटेड। देखो, पोवर्टी ज़्यादा कहाँ पर है? तो विलेजेस में। तो अगर इंडिया को ओवरऑल आगे बढ़ना है तो उसको पहले अपने विलेजेस को डेवलप करना पड़ेगा। ग्रामोदय से भारत उदय होगा, ये अपना आगे की स्कीम का नाम भी है, वो भी हम देखेंगे। एज कम्पेयर टू अर्बन, नाउ फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इट। अब गांव में हमको इतनी ज़्यादा पॉवर्टी क्यों देखने को मिलती है, ये इसके रीजंस है। सबसे पहला, डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड और इरिगेशन फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चर से जो इनकम लोगों को मिलती है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हर जगह एक जैसी नहीं है और जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता जा रहा है। देन लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन उनके पास नहीं है, इसलिए भी पॉवर्टी ज़्यादा है। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग इन दी रूरल एरियाज। अब विलेजेस में लोगों को पता नहीं होता है कि अगर एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है तो दूसरी जगह किस तरीके से कमाया जा सकता है। उनको कोई भी स्किल ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। Increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system and orthodoxy, tradition and custom। अब गांव में क्या होता है कि लोग दिखावे पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, जो उनका ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो ट्रेडिशनल कुछ रस्में रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, उस पर इतना खर्चा हो जाता है। गांव में लोग अपने कस्टम ट्रेडिशन के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, फिर भले उनकी इनकम ना हो लेकिन वो चीज़ वो कर्जा लेकर भी पूरी करेंगे। इस वजह से डेट भी काफ़ी वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज Thus it may be said that due to increase in unproductive expenditure, खर्चा वहाँ हो रहा है जहाँ से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, इस वजह से गांव में पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। Then due to illiteracy the poor become victim of exploitation and injustice। अब वो पढ़े लिखे होते नहीं हैं जिसकी वजह से उनके साथ injustice और exploitation होता रहता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। Along with that, they are not able to get proper benefit of government scheme। अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स निकाली हैं रूरल एरियाज़ में और पुअर लोगों के लिए, लेकिन उन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उन तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनके बारे में कुछ भी पता होता नहीं है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज़ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर रीज़न क्या है कि जब भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्म करती है उस टाइम पर जो पुअर सेक्शन को अगर इग्नोर किया जाता है, ये भी रीज़न है कि वो अपने पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक वेलफेयर के टाइम पर पुअरेस्ट सेक्शन जो है सोसाइटी का उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, चलो
नाउ प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, अब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से एडिबल क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया, तो मार्केट में क्या हो गया, एडिबल क्रॉप की यानी कि फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी होगी, और जब भी मार्केट में जिस चीज की स्कैरसिटी होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर प्राइस बढ़ गया तो पुअर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से दे डोंट गेट द मील्स ट्वाइस अ डे। Now, because of execution of economic reforms, rural economic collapse, जब economic reforms जैसे LPG आया था, याद है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से पूरी रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था, किसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरा रूरल इकोनॉमी ही पीछे हो गया। कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री में भी किसी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, पूरी वो खत्म हो गई। माइग्रेशन बढ़ गया, अब बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए रूरल जो है वो अर्बन की तरफ माइग्रेट करने लग गया। एग्रीकल्चर से जो इनकम आती थी वो भी कम होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में घुसते गए। ओके, पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन और डिसीजेज, और यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और माल न्यूट्रिशन के भी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अब हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है वो भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऑल्दो इनकम स्टैटिक बट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इंक्रीज। क्या मतलब हुआ, इनकम उनकी नहीं बढ़ी, इनकम तो इतनी है, लेकिन आज जो हेल्थ के पीछे खर्चा करना है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डेथ रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देयर वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट भी सामने से डिक्रीज हुई है। लाइफ स्पेन इंक्रीज, सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ लेबर, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देखो, पॉवर्टी का एक मेजर कारण क्या है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट ना होना। अब एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, सामने से हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती जा रही है, तो डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। अब लोगों का लाइफ स्पैन जो है यानी कि एवरेज लाइफ स्पैन वो भी बढ़ रहा है। सप्लाई ऑफ लेबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सामने से लेबर की इतनी डिमांड ही नहीं है, तो जो गैप है उसी को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ऑन द अदर साइड, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसिटीज की जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में स्कैरसिटी आ रही है, और इसी की वजह से जो बेसिक नीड्स है उनका ही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से पुअर कैन नॉट अफोर्ड देम। डाउनफॉल इन परचेजिंग पावर वॉज एक्सपीरियंस, सीधी सी बात है, इनकम वहीं की वहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पॉवर्टी विल इंक्रीज। ओके, सो दीज वर द रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। हमने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, सबसे पहले हमने बताया कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम क्या क्या है और क्यों हमको ज़्यादातर पॉवर्टी रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, और फिर रूरल एरिया से ही लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आते हैं, और अगर यहाँ पे भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वही लोग यहाँ पर भी पॉवर्टी लाइन में ही आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये थे हमारे रीजंस ऑफ पॉवर्टी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एडिकेशन। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ पर है, रूरल एरियाज में। तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर आपको विलेजेस को डेवलप करने की बात की जाएगी। सो द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अभी तक क्या हुआ है कि जो रूरल एरियाज में पॉवर्टी है उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको इम्प्रूव करने की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी तक अच्छे से नहीं बनाई गई है इंडियन इकोनॉमी में। एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, और यही जो इकोनॉमिक प्लानिंग है जहाँ पे रूरल पॉवर्टी को इग्नोर किया जाता है यही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है विलेजेस में पॉवर्टी बढ़ने का। गोल्डन पिनाकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज ओनली। अर्बन एरियाज कितना भी आगे बढ़ जाए, उनकी इकोनॉमी कितनी भी ऊपर चली जाए, लेकिन अगर हमारे रूरल एरियाज अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो अर्बन एरियाज भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, गोल्डन पिनाकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी अर्बन एरिया हो सकता है, लेकिन बट द बेस, और अर्बन एरिया का भी जो बेस है वो रूरल एरिया में ही है। उसका रीजन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो अर्बन एरियाज में खुलती है उनको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर कहाँ का पार्ट है, रूरल एरियाज का। इसलिए बिना रूरल एरियाज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रोस्पेरस अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट शुड हैव बीन स्पेंड आफ्टर देम।
तो विलेजेस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा बजट में एलोकेट होना चाहिए। Actual economic development, social development and cultural development of India is possible by developing villages only। अगर ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो विलेजेस को साथ में लेकर चलेंगे तो ही पॉसिबल होगा। नाउ तो एक प्रोग्राम है, क्या नाम है, ग्रामोदय से भारतोदय। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। आइडिया क्या है कि कंट्री का अगर अपलिफ्टमेंट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विलेजेस को डेवलप करके ही होगा। दूसरा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फसाइज्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान्स एंड प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और नए प्लान्स मतलब जो नए नए प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट हैं, वो रूरल एरियाज में लेकर आओ ताकि वहां पर पॉवर्टी कम हो, जिसकी वजह से माइग्रेशन भी कम हो, लोगों को शहर जाना ही ना पड़े। फॉर दिस स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ, सबसे पहले तो बेसिक नीड्स जो है लाइफ की उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आना है विलेजेस में। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे बढ़ाना है, न्यू इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज का वहां पर डेवलपमेंट कराना है। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज। और देखो, अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा गांव में कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां पे पॉवर्टी धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या किया गया है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज गिवन अ ट्रस्ट टू डेवलप अ लार्ज स्केल हैवी एंड की इंडस्ट्री अलॉन्ग विद स्लोगन गरीबी हटाओ। तो रिमूव पॉवर्टी, ये स्लोगन के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे हैवी इंडस्ट्रीज इन सब में पैसा लगाया ताकि पॉवर्टी कम हो जाए। फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। तो अब देखो, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो यहाँ पे किसका डेवलपमेंट आएगा, सिटीज का डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शहरों में चल रहा है तो उसकी वजह से उधर पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पॉवर्टी कम की जा रही है। तो विलेजेस में क्या चालू किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से मतलब कि रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी सारा इंक्रीज हुआ और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी। ओके, एज अ रिजल्ट विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वहां पे बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज और पॉवर्टी लेवल जो है वो गांव में रिड्यूस हो गया। नाउ इट वाज बिलीव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बेनिफिट अचीव बाय ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री विल इंक्रीज, इनकम ऑफ रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स विल इंक्रीज विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल एंड दस इट विल डिक्रीज पॉवर्टी। ऐसा माना गया कि जब हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। अब इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल आता है विलेजेस से, तो एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा तो गांव में भी लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और इस तरीके से हम पॉवर्टी को टैकल कर सकते हैं। ये सब माना गया था। नाउ सेकेंड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी क्या होता है, अमीर गरीब का गैप। इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या फ्रेम किया, टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि टैक्स लगाया इनकम पर, जिसकी ज़्यादा इनकम है वो उतना टैक्स पे करेगा और उस टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर में करेगी, जो पुअर हैं उनके। तो अमीर गरीब का गैप जो है वो कम हो जाएगा। so that poor may get commodities essential for their life और production of such commodities increase। और जो commodities life के लिए ज़रूरी हैं, जो basic needs है, उनका production बढ़ जाए। इस पर्पस के लिए heavy tax लगाया गया luxury goods पर, है ना, जैसे कि जितनी भी लग्जरीज आइटम है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है और जितनी भी बेसिक चीज़ है उस पर या तो टैक्स ही नहीं लगता है तो बहुत ही कम टैक्स लगता है। उसका रीज़न यही है ताकि ये जो पुअर पीपल हैं और मिडिल क्लास है वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सके। नाउ फॉर दिस स्ट्रेटजी वॉज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर फ्रॉम, अभी हमने देखा कि पुअर पीपल को ये सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट की तरफ से कौन कर रहा है, फेयर प्राइस शॉप्स अंडर विच स्कीम, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो पीडीएस के अंदर ये फेयर प्राइस शॉप बनाई जाती है जिससे पुअर पीपल का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। Then, thus government has tried that there should be decrease in production of luxury items utilized by rich and available resources should be utilized to produce the commodities। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या ध्यान दिया है और पूरा ट्राई किया है कि जितने भी लग्जरी आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो जाए और बेसिक नीड्स जो है, बेसिक कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि मार्केट में अगर उसका सप्लाई अच्छा खासा होगा तो उसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ेगी, तो सब अफोर्ड कर सकते हैं और हम पॉवर्टी भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर।
क्या किया गवर्नमेंट ने? इम्प्लीमेंट मैनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट। पहले तो जमींदारी सिस्टम चलता था, ठीक है, यहाँ पे उनके खेत में जो काम कर रहे हैं उनको टेनेंट्स कहा जाता था, वो कभी भी लैंड ओनर बन नहीं सकते, उनके कोई राइट्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अब हटा दी हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी यानी कि उनके जो भी राइट्स हैं वो टेनेंट्स के। सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स सो दैट देयर इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ रिच फार्मर्स एंड लैंडलेस एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्म लेबरर्स और टेनेंट्स और एंजॉय। देखो यहाँ पर क्या है, जमींदारी सिस्टम में जो बड़े बड़े फार्मर्स थे सिर्फ उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था एग्रीकल्चर से, बाकी जितने भी हैं उनके फील्ड पर जो काम कर रहे हैं उनको टेनेंट्स कहते हैं और उनके कोई भी राइट्स नहीं थे। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें हटाई और उन टेनेंट्स को भी अपने राइट दिलाए, वरना ये लोग उनको क्या कहते थे? लैंडलेस फार्मर। सीधा था कि यू कैन नॉट ओन लैंड, वो सिर्फ ज़मींदार ही ओन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हटा के एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट लाया है। देन Government has announced the policy to encourage agriculture, agro-based industries such as cattle rearing, dairy industry, fish pisciculture, afforestation. It helps in order to develop small irrigation schemes, household industries, cotton industry, small scale industry. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर की गई? विलेजेस में, ताकि उनको माइग्रेशन ना करना पड़े और उनकी इनकम, ऑल्टरनेट जो इनकम है वो सोर्स बन जाए। To make people self-reliant, government has stressed on labor intensive. सेल्फ रिलायंट यानी कि वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे, तो ऐसी इंडस्ट्रीज खोली जहाँ पर लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो। क्योंकि देखो अगर सिर्फ मशीन ही सारा काम कर देंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही नहीं ना, क्योंकि तुमको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत हो ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से उनकी इनकम जनरेट हो जाएगी एंड दे कैन कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। नाउ arrangement have been made for ready household industries so that there is increase in employment in rural areas. Made arrangement to see that the youth of rural area get opportunity of alternative employment. देखो रूरल एरियाज में मेन प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गांव वगैरह में हमने इंडस्ट्रीज खोलना चालू कर दिया या फिर वहाँ पे कोई भी तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर हम चालू करते हैं, कोई भी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज अगर चालू करते हैं, तो एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास, खासकर यूथ के पास, दूसरा ऑप्शन होगा एम्प्लॉयमेंट का। ओके, नाउ फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन ट्रेनिंग। अब देखो, अब सीधा सीधा वो इंडस्ट्रीज में काम तो नहीं करने लग जाएंगे ना, तो उससे पहले उनको एजुकेशन देना, स्किल ट्रेनिंग, नए नए टेक्निक सिखाना, ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। ओके, देखो काम तो रूरल लेवल पर ही करना पड़ेगा अगर पूरे इंडिया से पॉवर्टी को हटाना है तो। नाउ Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication. It has improved irrigation facilities, फिर roads, crop protection, skill training in agriculture sector, फिर varieties of crop, bank loan for obtaining seeds, फिर fertilizer, tractor. अगर कुछ ये सारे equipments लेने भी हैं farmers को तो बहुत ही कम rate of interest पे government से मिल जाता है। Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. ये सारे steps rural areas को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। Employment fields have been created in the home itself so that youth does not migrate. देखा, अगर गांव में ही सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट की तो वो माइग्रेट नहीं करेगा सिटीज की तरफ, जिसकी वजह से जो सिटीज पर बर्डन है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, तो वो भी कम हो जाएगा, है ना। इट हैज स्टार्टेड स्कूल्स एट द विलेज एंड सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ओपन एट अ क्लोज डिस्टेंस। तो अब गांव वगैरह में भी आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से उनको शहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर रूरल पॉवर्टी को अगर हम कम कर सकते हैं तो हम पूरे इंडिया की पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो देख रहे हो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ज़्यादातर उनका टारगेट क्या है? रूरल एरियाज। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक टारगेट है, वो याद रखना है आपको। वर्ल्ड बैंक ने पूरे दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करने का टारगेट रखा है 2030। ओके, पढ़ लेते हैं। सो इंडिया विल हैव to take firm step to fulfill the dream of eradication deep rooted poverty and to complete this mission. इस मिशन में कौन साथ दे रहा है? वर्ल्ड बैंक regarding eradication of poverty from world। देखो पूरी दुनिया से पॉवर्टी को खत्म करने का जो वर्ल्ड बैंक का टारगेट है वो क्या है? 2030। ये ईयर याद रखना है आपको। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट ने कंट्री से पॉवर्टी हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स और स्कीम निकाले हैं, तो ये कुछ पहले प्रोग्राम्स के नाम है। क्या है? सबसे पहला वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देन प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, देन प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी और प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। ये सारे प्रोग्राम्स है। अब हम एक एक करके सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सिंचाई से ही आपको समझ जाना है कि ये किससे रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान, इसके अंडर देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट अगर हमको चाहिए तो वो कैसे होगा? अगर इरिगेशन फैसिलिटीज हम इंप्रूव करेंगे तभी। अगर सिर्फ मॉनसून पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होगा तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। सो इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। इरिगेशन फैसिलिटीज जो है हमारे इंडिया में वो बहुत ही अनइक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। तो हर एक पार्ट में, इंडिया के हर एक पार्ट में इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर पानी ज्यादा वेस्ट ना हो तो ड्रिप इरिगेशन मेथड होना चाहिए और फिर स्प्रिंकलर मेथड। ये सारी न्यू टेक्निक्स विलेजेस में बतानी है नाउ, अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बिग मीडियम साइज चेक डैम्स। चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराना है जो मल्टीपर्पज के लिए काम आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना गाँव में, फिर फ्लड को कंट्रोल करना। उसके बाद स्ट्रीम्स, इस चेक डैम्स के थ्रू हम इरिगेशन फैसिलिटीज फील्ड तक भी पहुंचा सकते हैं। ओके, टू कॉम्बैट वाटर प्रॉब्लम सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर। अब पानी की कमी तो है, हमको यहाँ पर पानी भी बचाना है और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है। तो जितनी भी न्यू टेक्निक्स है वो यहाँ पर काम आएंगी। सच टाइप ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट फार्मर्स आर सेव्ड फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से ये लोग जो है कर्जे में चले जाएंगे फार्मर्स। लेकिन अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होगी तो अच्छी फसल उस साल भी होगी। एंड देन डेट एंड दे बिकेम फ्री फ्रॉम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर इतनी सिक्योरिटी, अगर ये फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है फार्मर्स को तो वो पॉवर्टी के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बीमा यानी कि क्या होता है? इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाय इंप्रूविंग फार्म सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्लान फार्मर्स आर टू हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट। अब देखो, हमको पता है एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो जिस साल अगर बारिश ज्यादा हो गई या बारिश नहीं हुई, दोनों ही टाइम पर सफर कौन करेगा? फार्मर्स। और जो मॉनसून है वो तो एकदम अनसर्टेन होता है, इसलिए अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट से उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग
बोनस एट द परचेज ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट लॉस एंड डैमेज ऑफ क्रॉप। देखो वहां गवर्नमेंट क्या करती है, कॉटन उनसे परचेज कर लेती है और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स परचेज करेगी, लेकिन अगर ये सारे उनके जो क्रॉप है डैमेज हो जाते हैं तो उनको कंसेशन भी दे दिया जाता है। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट परचेज ऑफ, ओके रिपीट हुआ है, देखो क्षति मुक्त कृषि भावपन, क्षति मुक्त यानी कि किसी भी तरह का कैलेमिटीज से जो एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ता है उससे हमको फार्मर्स को फ्री कर देना है ताकि उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाए। हैज बीन सेटअप टू स्टेबलाइज द प्राइजेस, ओके। और दूसरा प्राइजेस स्टेबलाइज किस चीज के, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में हाई प्राइस पे बिकेंगे तो पुअर पीपल उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और पॉवर्टी कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्षति मुक्त कृषि भाव पंच किस लिए सेटअप किया गया है, ताकि प्राइजेस स्टेबलाइज रहे। और फसल बीमा योजना का टारगेट यही है कि अगर कैलेमिटीज की वजह से फार्मर्स को लॉस होता है तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। डन है। नेक्स्ट जो योजना है वो क्या है, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। अब पेयजल यानी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यहां से समझ में आ रहा है। सो प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनाल नेटवर्क, उसके बाद सॉइल इरोजन स्टॉप करना, नए ट्यूबवेल्स फॉर ट्राइबल्स के लिए, देन प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अब पेयजल कार्यक्रम में ये सारी चीजें सिर्फ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं, उसके साथ साथ सॉइल इरोजन को रोकना, फिर नए ट्यूबवेल्स, वेल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज भी इसमें आ जाते हैं क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। Then other than this program of digging ponds, फिर watershed, देखो ponds dig करने से जितना भी बारिश का पानी है वो स्टोर किया जा सकता है, इसलिए then watershed डेवलपमेंट भी ये वाटर हार्वेस्टिंग का ही पार्ट होता है। फिर टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर को कैसे कंजर्व करना है, एफॉरेस्टेशन, फिर कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करना, प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, रिनोवेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम्स, जो चेक डैम्स बहुत पुराने हैं उनका रिनोवेशन कराना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट उसमें हो सकता है, कोई न्यू टेक्निक लग सकती है तो उस हिसाब से चेक डैम बनाना। ये सारी चीजें इस प्लान के अंदर स्टार्ट की गई थी। और देखो अगर इतना सारा काम विलेजेस में होगा तो हमको वर्कर्स तो चाहिए ये सारा काम करवाने के लिए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। ओके, सो पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज और फैमिली कम आउट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो अगर इन सारे लेबरर्स का इस्तेमाल हम रूरल एरियाज में कर रहे हैं तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो गया, तो वो पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर। सो राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम का टारगेट क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ ये सारी चीजें। डन। चलो नेक्स्ट इज ई नाम योजना। ई यानी कि समझ जाओ इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि पूरा ऑनलाइन। क्या मतलब है इसका, एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेटअप फॉर फार्मर्स इन विच फार्मर्स में गेट प्रोडक्ट लिस्टेड एट ऑनलाइन ट्रेडेड में बिड फ्रॉम एनी प्लेस। पहले तो क्या था कि फार्मर्स को शहर में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले जाना पड़ता था और फिर वो वहां बेचेगा, वहां पर भी उसको सही प्राइस मिले ना मिले, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इधर पे क्या है कि जो फार्मर है वो उसका एक पोर्टल आएगा, वहां पे वो अपना जो भी उसका प्रोडक्ट है और कितना केजी और उसको कितने प्राइस पे बेचना है वो वहां पे डाल देगा। फिर यहाँ पे बिडिंग होती है कि सब बोली लगाते हैं कि हम इतने में खरीद लेंगे, हम इतने में खरीद लेंगे, ठीक है। तो फार्मर्स को जो प्राइस सबसे अच्छा लगेगा तो फार्मर्स उसको बेच देगा। अब ये चीज पूरी गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, ऑनलाइन कर दी है। एक ऐप होता है उसमें ये सारी अपडेट कर देता है फार्मर, फिर सामने से जो लोग हैं और कहीं से भी, ऐसा नहीं है यहाँ पे कैसा था पहले तो कि फार्मर को पर्टिकुलरली उसके आसपास के जो शहर है वहीं जाके बेचना पड़ता था, लेकिन अब कहीं से भी कोई भी बिड कर सकता है और फार्मर्स किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर्स को मीडिएटर्स और ब्रोकर्स से बचाना। ये लोग क्या करते थे, फार्मर्स से बहुत ही सस्ते दाम में उनकी चीजें खरीदेंगे और मार्केट में जाके बहुत अच्छे खासे दाम में बेच देंगे, तो फार्मर्स को तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता था इन मीडिएटर्स की वजह से। इसलिए अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मर जो है वो मार्केट में बेच सकता है। ओके, देन गेट मोर रेम्यूनरेशन एंड अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। अब ये लोग जो मीडिएटर्स हैं अगर ये बीच से हट जाते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट फार्मर्स को ज्यादा होने लगा। Thus such a step should be taken due to which develop agriculture and maximum return so that farmer remain involved in agriculture businesses। वरना देखो अगर एग्रीकल्चर से कुछ खास इनकम जनरेट नहीं होगी तो सीधी सी बात है धीरे धीरे करके फार्मर्स एग्रीकल्चर छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर उनको अपनी मेहनत का अच्छा खासा इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर में बने रहेंगे। क्लियर। तो यही इस योजना का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, ग्रामोदय से भारत उदय, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी हमने जब पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था तो फोकस कहाँ पर था, रूरल एरिया में ही था। तो उधर पे भी लिखा था कि विलेजेस आर हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर विलेजेस डेवलप होंगे तो ही ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो पाएगा। सो ग्रामोदय से भारत उदय, थ्रू सच प्रोग्राम फार्मर ओरिएंटेड योजना। अब देखो ग्राम यानी कि विलेज की बात हो रही है तो सारी योजना फार्मर ओरिएंटेड होंगी। हैव टू बी इकोनॉमिक, हेल्प टू बिल्ड फेंसिंग टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया आपको पता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है अगर उसमें जानवर घुस जाएं तो पूरी फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। और तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी फील्ड के आसपास फेंसिंग कर देते हैं, लेकिन वो फेंसिंग बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। तो जो फार्मर्स, बिग फार्मर्स हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं तो वो अपने फार्म को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका क्या, ठीक है। तो उनके लिए फेंसिंग का मतलब कि फेंसिंग प्रोवाइड करना, ये फैसिलिटी इस योजना में। देन प्रोडक्शन ऑफ ग्रास फॉर कैटल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफ ड्रॉट। अब जब ड्रॉट यानी कि जब सूखा पड़ जाता है तो सिटीजन्स के लिए तो फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, लेकिन कैटल के लिए दूसरी जगह पर ग्रास का प्रोडक्शन करके फिर सप्लाई करना, ये भी गवर्नमेंट करती है। एंड देन टू हेल्प कंस्ट्रक्ट कैटल शेल्टर, और जितने भी उनका लाइफ स्टॉक है, कैटल है, उनके लिए शेल्टर बनाना। रेन फोरकास्टिंग एंड डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजन, रेन फोरकास्टिंग करके फार्मर्स को अवेयर कर देना आने वाले सीजन के लिए, और जितने भी मिनरल रिच रीजन है उनको डिस्कवर करना, ताकि यहाँ पे फिर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ क्रिएट हो सके थ्रू अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्निक। और ये कैसे डिस्कवर किया जाता है, अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से। Okay, then provision is to made to maintain record of land survey to purchase tractor and mini tractor, help in form of subsidy। अब इनको अगर अपने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर, तो ये लोग सब्सिडी के रेट में खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है इन सब चीजों में। हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, improving they get help in the form of availability of finance at low rate। अगर इनको लोन चाहिए तो गवर्नमेंट बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर देती है इन द इंटरेस्ट ऑफ मैकेनाइजेशन। अच्छा, अब ये लोन क्यों लेते होंगे, सो केमिकल फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के लिए। और अगर ज्यादा लोन चाहिए तो वो होगा इनके इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह के लिए। तो गवर्नमेंट बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको लोन प्रोवाइड करती है। फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, टेस्टिंग लेबोरेटरी के उनका जो प्लांट है उसकी क्वालिटी कैसी है, अगर उनको पता होगा उनकी क्वालिटी के बारे में तो मार्केट में वो उस हिसाब से रेट मांग सकते हैं। ओके, फिर कंप्यूटराइजेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, जैसे अब ये ई नाम था, हर चीज ऑनलाइन कर दी, जिसकी वजह से मीडिएटर्स कम हो गए, फार्मर्स का ही फायदा हुआ। फाइनेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस मैनेजमेंट। देखो फाइनेंस यानी कि आपको पता है कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोडक्शन करने में ही अच्छा खासा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी गवर्नमेंट इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर। उसके अलावा टू सी दैट फार्मर्स गेट अ सुटेबल प्राइस, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो चेक करे कि फार्मर्स को अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा है या नहीं। वरना मीडिएटर्स तो कैसे होते हैं कि बहुत ही कम रेट पर फार्मर से खरीदते हैं और बहुत ज्यादा रेट पर मार्केट में बेच देते हैं, तो पूरा प्रॉफिट तो ये मीडिएटर्स का ही होता है, फार्मर्स को तो कुछ मिलता नहीं है। तो इस पर चेक करना। देन मेकिंग पॉन्ड्स डीप बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम देम, और जो पॉन्ड्स है उनको डीप बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर वहां पर स्टोर हो सके। फिर फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट कराना ताकि उधर से आसानी से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर मेथड अप्लाई करना हो तो हो जाए। क्लीनिंग द कैनाल्स एंड टैंक्स एंड रिपेयरिंग ऑफ चेक डैम्स एंड इंक्रीजिंग वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, ये सारी चीजें ग्रामोदय से भारत उदय में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। Now, so that farmers may get employment during the time when they are not doing farming। अब इतनी सारी चीजें जब हो रही हैं, अगेन लेबर्स की जरूरत होगी, तो जिस टाइम पे फार्मर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे ये सारी चीजें करने से उनका दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एक परमानेंट प्रॉपर्टी हो जाती है गांव की, जैसे चेक डैम्स हो गया, ठीक है, ये पॉन्ड्स वगैरह बनाना हो गया, टैंक, ये सब एक परमानेंट प्रॉपर्टी विलेज की बन जाती है। दस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू सेव फार्मर्स फ्रॉम डेट बाय हेल्पिंग देम थ्रू दिस स्कीम। तो कर्जे से बचाना ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट योजना है तो उसके बारे में आप ध्यान से पढ़ना और पूरा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नाउ, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
ज्योति यानी कि लाइट होता है, तो ग्राम ज्योति यानी कि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात यहाँ पर की जा रही है। दिस प्लान इज एन एफर्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज विदाउट एनी हिंड्रेंस। 24/7 वहाँ पर डे और नाइट लाइट आए, मतलब प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम्स एंड फार्म्स एट कंसेशनल रेट, और जो रेट होता है वो भी कम हो। दूसरा, ले डाउन न्यू लाइंस टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फॉर 18,000 विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब इस योजना के तहत 18,000 ऐसे विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी लेकिन अब पहुंच चुकी है। ओके, सो अंडर प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना 18,000 ऐसे विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया गया है। उसके अलावा सेटिंग अप न्यू इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस एंड हेल्पिंग फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू परचेज इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जैसे वाटर पंप हो गया, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो अगर ये इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्लियर? एंड टू परचेज सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स, और ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदने पर जहाँ सोलर एनर्जी यूज हो रही है उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन विलेजेस। डन। नाउ वन बंधु कल्याण योजना, वन यानी कि जो जंगल में रहते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर ट्राइब्स की बात हो रही है। सो आदिवासी विमेन आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग इन गाइडेंस फॉर लाइफ स्टॉक वेयरिंग अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेली डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इनके अंडर जो आदिवासी वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी? लाइफ स्टॉक वेयरिंग, यानी कि लाइफ स्टॉक को किस तरीके से संभाला जाता है। उसके बाद फिर क्रीपर क्रॉप्स का डेवलपमेंट कैसे करना है। उसके बाद पवेलियंस या पेंडल्स यानी कि जहाँ पर शेड हो थोड़ा बहुत और रह सके, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीजें अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन ग्रेडिंग, फिर पैकेजिंग एक्सेट्रा। और समरस होटल और समरस आश्रम भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। सो वन बंधु कल्याण योजना किसके लिए है? आदिवासी वुमेन के लिए। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, इट हेल्प्स फार्मिंग इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फीस, हेल्प्स इन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट्स, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो गवर्नमेंट को भी एनकरेज करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या सिखाती है फार्मर्स को। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करा के देगी, और दूसरा फीस भी पेमेंट करेगी, जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस होगी। रजिस्ट्रेशन यानी कि फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन कि ये जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक है, इस तरीके का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फार्म प्रोडक्ट्स को परचेज करने में हेल्प करेगी, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट, एजुकेशन फॉर फार्मर्स, लो रेट पर लोन प्रोवाइड करना, देन प्रॉपर मार्केट इनके लिए अवेलेबल करना, ताकि देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कॉस्टली होंगे, तो इनको अच्छा खासा रिटर्न मिलना ही चाहिए फार्मर्स को, तो प्रॉपर मार्केट उनके लिए लाना। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स का खर्चा कम हो जाए और एनवायरमेंट भी हमारा सही रहे। देखो केमिकल फर्टिलाइजर से हमको तो पता है कि एनवायरमेंट के साथ साथ हमको भी अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा कि एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर इन चीज़ों में खर्चा भी नहीं हो रहा है। क्लियर? फार्मर्स का, तो फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। सो इसका ये टारगेट है, दो चीज़ें हो जाएंगी, फार्मर्स की इनकम यानी कि दे विल कम आउट ऑफ द पॉवर्टी, और दूसरा क्या है कि एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। Clear? So these are the major objective of this scheme. Next, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो रोड से रिलेटेड है। सो अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू। अब होता क्या है कि गांव और शहर के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ही खराब होती है, इसलिए इस योजना का टारगेट ये है कि अलग अलग विलेजेस को कनेक्ट करो और विलेजेस को सिटीज से कनेक्ट करो, ताकि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को आसानी से शहर ले जा सके। Related to roads, फिर विलेज पंचायत helps to connect villages with one another through roads and highways, हाईवे से भी कनेक्ट करना। फिर प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, ये भी इसी के अंदर ही इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ओके, ग्राम सड़क योजना के अंदर ही कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स भी आ जाता है। डन। चलो, फिर आता है माँ अन्नपूर्णा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात गवर्नमेंट। आफ्टर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही हैं, फिर चाहे वो शहर में हो या गांव में, 35 kg फूड ग्रेन्स फ्री फॉर फैमिली एवरी मंथ। हर एक अंत्योदय फैमिली बोलो या फिर बीपीएल फैमिली, इनको हर महीने हर एक फैमिली को कितना केजी? 35 kg फूड ग्रेन्स फ्री में दिया जाता है इस योजना के तहत। ओके, नाउ
और मिडिल क्लास जो है दे आर गिवन 5 kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन लो रेट पर 5 kg फूड ग्रेन्स। इन वीट, अगर जिसमें से वीट जो है वो 2 रुपीज पर केजी और राइस जो है वो 3 रुपीज पर केजी। और इस योजना के अंडर कितने लोगों को कवर किया गया है? तो 3.8 करोड़ पीपल वर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी उनकी हो गई। अच्छा देखो, अगर खाने पीने का ध्यान गवर्नमेंट रख ले रही है तो इन सारी फैमिलीज का जो खाने पर खर्चा है वो बच जाता है, ठीक है। मनी स्पेंड ऑन फूड विल बी सेव। अब ये जो पैसा बचा हुआ है ये लोग किसी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो इसका यही टारगेट था। Objectives to bring happiness on the basis of people because they would be spending their saving in purchase of other things and improve their living standard। तो ये जो पैसे खाने में खर्च हो सकते थे वो बच गए। अब वो चीज़ें, वो जो पैसे हैं वो दूसरी चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल करेंगे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। डन है? चलो नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखो आदर्श ग्राम यानी कि आइडल विलेज बनाना है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टॉप माइग्रेशन। आदर्श ग्राम में याद रखना ऑब्जेक्टिव क्या है? माइग्रेशन स्टॉप करना, जो गांव से लोग शहर माइग्रेट कर जाते हैं वो रोकना। of the people from village to city. For this, member of parliament improve education, health, employment facilities in the village adopted by them in their constituency. Thus they set up ideal village. देखो इसके लिए ये जो member of parliament है ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले विलेज में, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है जहां से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो वाले विलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं, अलग अलग सब जितने भी मेंबर्स होते हैं, और फिर उन विलेजेस में ये लोग एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट ये सारी फैसिलिटीज को अच्छा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या सेटअप कर रहे हैं? एक आइडियल विलेज सेटअप कर रहे हैं। ओके, नाउ अदर देन दिस क्या उसके बाद क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेट। परमानेंट पब्लिक एसेट क्या हो जाएगा? जैसे कि चेक डैम्स वगैरह हो गया, ठीक है। उसके अलावा टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड लाइफ। अब एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन जनरेट करना, ये हो गया। रूरल अपलिफ्टमेंट, टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, फिर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल हार्मनी, इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यानी कि ओवरऑल विलेज को जिस भी तरीके से डेवलप किया जा सकता है वो सारे स्टेप्स उठाना इसके अंदर आता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्लियर, जिसके अंडर टारगेट क्या है? आइडियल विलेज बनाना थ्रू स्टॉप माइग्रेशन। अच्छा देखो, माइग्रेशन कैसे रुकेगा? जब हम दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गांव में प्रोवाइड करेंगे तभी। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो फिर वो तो शहर जाएंगे ही ना। तो अगर माइग्रेशन रोकना है तो हमको एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस इनकम के वहां पर लाने पड़ेंगे। ओके, सो दिस वाज द टारगेट। देन महात्मा गांधी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ये स्कीम बेसिकली किस पर टारगेट करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। और इसका स्लोगन क्या है? अवर विलेज अवर वर्क, यानी कि उस विलेज में जो विलेजर्स हैं वही काम करेंगे तो उनको एज अ लेबरर्स भी इनकम जनरेट हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिवलीहुड एनहेंस करना फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज who can physically labor through unskilled but are willing to work। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ये जो स्कीम है ये पूरी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। इसका स्लोगन क्या है? अवर विलेज अवर वर्क, यानी कि जो विलेजर्स हैं वही अपने गांव में काम करेंगे जिसके थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। और दूसरा जो यूथ है या जो भी ऐसे गाँव में लोग हैं जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं लेकिन वो अनस्किल्ड है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, समझ में आया? वो फिजिकल लेबर कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, तो उन लोगों को लेबर वर्क में एंगेज करना और फिर एम्प्लॉयमेंट, ये वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, इनको फिर डेली वेजेस मिलते हैं जिस हिसाब से काम करेंगे। तो अब ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक फैमिली से कितना मेंबर? एक मेंबर। हर एक फैमिली से एक मेंबर को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। ओके, कितना? एटलीस्ट 100 डेज का। और उस 100 डेज में आपको 7 आवर्स पर डे काम करना रहेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम के अंडर मिलता है जिसमें 7 आवर्स पर डे का काम रहता है। ओके, अच्छा अब क्या है कि
गवर्नमेंट क्या है, वेज रेट फिक्स कर देती है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई, क्योंकि देखो प्रॉमिस तो कर दिया है, गारंटी तो दे दी, लेकिन अगर कोई भी रीजन से गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, ठीक है, क्योंकि गारंटी दी है। इस वजह से अगर उस टाइम पे या उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह का कुछ काम नहीं हुआ विलेज में, तो गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो क्या देगी, याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इन दिस वर्क, अब इसमें क्या क्या काम किया जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, ये सारे कैसे काम है जहाँ पे लेबर्स की जरूरत है, फिर पर्सनल वेल बनाना, वर्क लेवलिंग दी लैंड, ठीक है, लैंड को प्लेन करना, फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबका प्रोडक्शन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। लेबर वर्क हो गया, फिर देखो इंद्र आवास योजना, आवास यानी कि होता है घर, तो इंद्र आवास योजना के तहत घर बनाना जो भी लेबर्स का काम है, तो यहाँ पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। फिर कैटल शेड बनाना, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना, फिर कॉक्स और गोट के लिए शेड, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन ऑन रोड एटसेट्रा। ये सारे काम अगर विलेजेस में होते हैं तो विलेजर्स को ही एम्प्लॉय किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ जाती है। बाय गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, तो याद रखना ये कैसा एम्प्लॉयमेंट है, वेज बेस्ड है। फ्रॉम दीज टू एवरी फैमिलीज गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव, और एट द एंड गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि विलेजेस में जितनी भी फैमिलीज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉवर्टी हमको विलेजेस में ही देखने को मिलती है। डन, चलो नेक्स्ट इज important, mission mangalam, okay, through this program state government has united women from families living below poverty line in sakhi mandal और self help group। इसमें क्या होता है कि गांव की जो विलेज वुमेन है वो एक अपना ग्रुप बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सखी मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप। हेयर दे आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, और इनको गवर्नमेंट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो दैट दे मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब इनको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, जैसे कि अचार पापड़ बनाना हो गया, फिर कपड़े सिलना हो गया, जो जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये सेल्फ एम्प्लॉय बन सके, ठीक है, थ्रू जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड कम आउट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या आ गया इसमें, प्रिपेयरिंग पापड़, फिर ये पिकल यानी कि अचार, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, और फिर कपड़े सिलना, बहुत सारी ऐसी घरेलू चीज़ें जिसमें ये आगे बढ़ सकती हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, मिशन मंगलम, जिसके अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, दत्तोपंत हेगड़े ब्याज सहाय योजना, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। सो थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिसन यानी कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ताकि उनकी जो, जैसे ये सब हो गया हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारा खादी बनाना, उसके बाद कितने सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी इंडिया में बनाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है, तो बस उन सारे आर्टिसंस को लोन देना बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि वो अपना रॉ मटेरियल खरीद सके और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। ये इसका टारगेट है, दत्तोपंत हेगड़े ब्याज सहाय योजना, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो कि वो बहुत कम लेते हैं। डन है, चलो फिर आता है ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, ग्राम उद्योग। Objective of this plan is to provide self-employment opportunities to the unemployed in the rural areas to increase income and set up industry। अब स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का सेटअप करना, ये यहाँ का टारगेट है। ग्राम उद्योग मतलब यही होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर कैसे इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, सब्सिडीज उनको दी जाएगी अगर इंडस्ट्रियल प्लांट उनको खरीदना है तो, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड इंप्लीमेंट्स अगर वो खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हर चीज में उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि वो कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप करे और सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए। ओके, विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया। अब ये स्टार्टअप इंडिया यानी कि इंडिया में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। देखो ऐसे यूथ गांव के जिनको इंडस्ट्री सेटअप करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनको इंडस्ट्रीज यानी कि बिजनेस करना है लेकिन पैसे नहीं है, तो उनको सारा इकोनॉमिक हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। देखो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना आसान बात नहीं है। अगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉय बनना, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही गवर्नमेंट ये सारे प्लान बनाती है। क्लियर है? चलो
देन वाजपेयी बैंकेबल योजना, अब इसमें क्या होता है कि रूरल या अर्बन दोनों ही अनएम्प्लॉयड जिसका एज 18 to 65 हो और जो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो उसी फील्ड में अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं, सो दैट दे मे गेट सेटअप इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस फॉर फिक्स अमाउंट सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग देने के बाद उनको कुछ अमाउंट भी दे दिया जाता है ताकि अगर वो चाहें तो इसी फील्ड में अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। क्लियर, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोग्राम हो गया। चलो फिर है एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, इसके अंदर इम्प्लीमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। देखो 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम किया गया है बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करना है फूड प्रोसेस, जो पैक्ड फूड होता है ना उसमें। देन अलॉन्ग विथ हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना सो दैट पॉवर्टी में बी रिड्यूस। अब देखो जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो सीधी सी बात है फार्मर्स की इनकम तो बढ़ जाएगी। ओके, सो एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 का टारगेट क्या था कि फार्म प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना, जिसके तहत 10 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और दे केम आउट ऑफ द पॉवर्टी। क्लियर, सो दिस वाज एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। चलो तो यहाँ पर हमारे सारे स्कीम्स खत्म होते हैं। पहले हमने देखा था कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है, तो मनरेगा जो है वो वेज बेस्ड प्रोग्राम था, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, और एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग एंगेज्ड हैं। मैंने आपको बोला कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि गाँव में ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या दूसरे एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट। सो अमंग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी क्रूशियल और पॉवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए पॉवर्टी ओरिजिनेट होती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और इंडिया में डीप रूटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब आपको मीनिंग पूछेगा ये पूरा पैराग्राफ आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। सो अब हम रीड करते हैं। वन हु इज एडल्ट whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at prevalent market wage rate, has energy and qualification to work, who is in search of work but not getting work, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं हम? अनएम्प्लॉयड। क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग जो 15 से लेकर 60 ईयर्स की एज के बीच में आते हो। दूसरा, जो काम करने के लिए रेडी हो, मार्केट में उनको जितनी भी वेज या सैलरी मिल रहा हो उस पर। तीसरा, जिनके पास एनर्जी है, क्वालिफिकेशन है और एबिलिटी है काम करने की। देन जो काम ढूंढ रहे हो, ठीक है, हु आर इन सर्च ऑफ वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को कहेंगे अनएम्प्लॉयड और ये सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
नाउ किसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे? जैसे जो बच्चे हैं 1 से लेकर 14 ईयर्स की एज में, तो आप उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, और 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों को भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हो। ओके, तो देखो इफ पर्सन, और तीसरा क्या है, इफ पर्सन हु डिमांड वेजेस मोर देन द प्रेवलेंट मार्केट रेट, यानी कि मान लो वो जॉब ढूंढने गया, उसको जो जॉब मिल रही है उसमें 50,000 पर मंथ की सैलरी है, लेकिन उसकी क्या डिमांड है, अगर 70,000 पर मंथ मिलेंगे तो ही मैं जॉब करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है उस पर उसको काम नहीं करना है, उसको उससे ज़्यादा चाहिए। तो डिमांड अगर मार्केट रेट से ज़्यादा है और फिर अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। क्लियर? अगर मार्केट रेट पर ही काम करने के लिए रेडी हो तब नहीं मिल रहा है तो ही अनएम्प्लॉयड होगा। ये तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। फिर एज ग्रुप तो आपने देख लिया। फिर जो लोग हैंडीकैप है, वीक है, सिक है, ओल्ड, लेजी हैं। देन हाउसवाइफ, दोज हु आर नॉट विलिंग, और हाउसवाइफ ये सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ओके, एंड दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क। एक और ये चीज़ आप ध्यान रखना, नॉट विलिंग टू वर्क। मान लो इस एज ग्रुप में आप आ रहे हो, ठीक है, आपके पास एबिलिटी है, ठीक है, काम करने की, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको काम नहीं करना है। ठीक है, आप जॉब वॉब कुछ नहीं ढूंढ रहे, आपको काम ही नहीं करना है, यू आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड में ये बहुत जरूरी है कि उनको काम चाहिए, यानी कि दे आर इन सर्च ऑफ वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, तो वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहले आएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमने पॉवर्टी वाले सेक्शन में रूरल एरियाज में ये देखा था कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी खासी हो जाए तो फार्मर जो है वो साल में 3 से 4 बार क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, पूरा रेनफॉल पर डिपेंड करता है, तो साल में एक ही बार क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, तो बाकी के टाइम क्या करेगा, तो उस टाइम पर क्योंकि फार्मर के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है इनकम का, तो उस टाइम तक फार्मर क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months. ठीक है, 3 से 5 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो महीने वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये, सारे टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट आपको याद करने। चलो देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, फ्रिक्शन यानी कि जब दो चीज़ें टकराती हैं, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी के बीच में जब कंपटीशन चलने लगता है, दैट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। जब न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी की जगह ले लेती है तो जो पुराने लेबर्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी नहीं आती। अब जब तक वो नई टेक्नोलॉजी सीख नहीं लेते तब तक वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी कैसी है, बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो पुरानी सोच अभी तक गांव में चल रही है वो। देन सोशल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस में वो आ जाता है जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो रिजर्वेशन की बेसिस पर उनको जॉब्स मिलती है, वो हो गया। देन ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, यानी कि जो सोच है ये गांव में ज़्यादा होता है कि अगर मान लो बच्चे को दूसरी शहर में अच्छी खासी जॉब मिल रही है पर फिर भी वो नहीं भेजना चाहते क्योंकि उनको बच्चे को अपने से अलग नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट रह जाता है। देन कस्टम इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी यहाँ पर कमी रहती है। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ड्यू टू बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस एंड ऑर्थोडॉक्सी। क्लियर? नाउ देन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी कि जो छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में। ओके, समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन। मान लो जहाँ पे सिर्फ 5-10 की जरूरत है वहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 5 लोग हैं एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो दिखेगा क्या कि वो लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में उनकी इनकम इतनी ज़्यादा कम होती है कि हम उनको क्या बोलते हैं, डिस्गाइजली एम्प्लॉयड। और इस ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इवन ए फ्यू लेबरर्स आर रिमूव फ्रॉम द वर्क। मान लो एक फील्ड है, 15 वहाँ पे लेबर्स लगे हुए हैं, ठीक है, अब उसमें से ना 5 हटा दिए, अब कितने लेबर्स हैं, 10 लेबर्स हैं, और जो प्रोडक्शन है ना उसमें कोई चेंज नहीं आया,
15 लेबर्स जब काम कर रहे थे तो भी उतना ही प्रोडक्शन था जितना 10 लेबर कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 लेबर्स हो या 10 लेबर हो, प्रोडक्शन तो उतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 लेबर्स थे ना, इनका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है। ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो डिस्गाइजली एम्प्लॉयड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइजली एम्प्लॉयड, और इस सिचुएशन को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो देखो, एक्स्ट्रा लेबर्स आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन डिस्गाइज्ड वे, दे आर एम्प्लॉयड बट इन डिस्गाइज्ड वे, सो दिस इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी तरह का चेंज आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एकदम सिंपल है। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी पर्सन के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, मान लो डिग्री भी है, ठीक है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सब कुछ पढ़ लिख लिया है लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, देन दे विल बी कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट, तो देयर इज इंडिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो, हर एक स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है ना वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में सेम नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कंडीशन अलग है। इसलिए कितने लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, उन सब लोगों का डिटेल्स निकालना, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जैक्ट फिगर आपको पता नहीं चल सकता, अप्रोक्सीमेट भी बहुत मुश्किल है, लेकिन on the basis of who? So on the basis of Labor and Employment Ministry of India, Labor and Employment Ministry of India and NSS National Sample Survey, इन दोनों की मदद से हमको कुछ आइडिया लगा सकते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनकी पूरे इंडिया में हर एक स्टेट वाइज किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है वो इन दोनों के डेटा से हम पता लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस, सेंसस होता है ना हर 10 साल में, तो 2011 में जो हुआ था उसके हिसाब से 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 116 मिलियन लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे। देन 32 मिलियन पीपल वर अनएजुकेटेड, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है और उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और 84 मिलियन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। सो दे वर 84 मिलियन पीपल वर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। Approximately 4.70 crore people of 15 to 24 age group were unemployed। ये 2011 का सेंसस बता रहा है कि 4.70 करोड़ पीपल जो है, जो 15 से 24 की एज में आते हैं, वो कैसे थे, अनएम्प्लॉयड थे। ओके, फिर लेबर ब्यूरो का 13-14 का जो सर्वे है, उन्होंने क्या बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में कितना है, 5.4, और गुजरात में देखें तो कंडीशन काफ़ी अच्छी है, 12 persons वर अनएम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, यानी कि 1.2% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, ठीक है। 2009-10 में 34% वर अनएम्प्लॉयड पर 1000, यानी कि 3.4% था अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में, ठीक है, और रूरल एरियाज में कितना था, 1.6% अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में था। रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वॉज मोर इन अर्बन एरियाज। देखो, शहर में पढ़े लिखे तो सभी होते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती, तो इसलिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, सो अर्बन एरियाज में। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन कितना है, 7.7% इन 2013। ओके, 7.7% था। नाउ इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन विटनेस्ड इन, अब कहाँ कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सो सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी काफ़ी होना बाकी है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इन स्टेट्स में आगे बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम यहाँ पर सुधार सकते हैं। वाइल कहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो काफ़ी कम है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है, सो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, चंडीगढ़ एंड गुजरात हैज रिमेन लो। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है। गुजरात की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है एंड इट इज़ नोट वर्दी, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ, ठीक है। 15% जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, यूथ है। और दुनिया का जो 66% यूथ है जो कि 35 ईयर्स का है, वो कहाँ रहता है, इंडिया में। यानी कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है।
तो अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो वो अपने यूथ के बेसिस पर ही बन सकता है। तो चेंज द अनप्रेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट जितना पॉसिबल हो वो यूथ की हेल्प कर सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, सेल्फ एम्प्लॉय बनने में, तो फिर इंडिया भी एक दिन सुपर पावर बन सकता है। क्लियर? क्योंकि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नाउ main reason responsible for increasing unemployment in India are increase in population। हाँ, increasing population ये हर एक social problem का reason है। हर एक प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल होता जा रहा है। देन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, इरेगुलरिटी इन रेनफॉल। अब एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ऊपर से बारिश भी बहुत अनसर्टेन होती जा रही है, तो ये भी रीज़न है। फिर मोर रिस्की एरियाज है, लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर से इंटरेस्ट ही चलता जा रहा है लोगों का, है ना, कि यहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं होता है। फिर जो सोशल स्टेटस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी जो सोच है वो एग्रीकल्चर से लोगों को दूर करती जा रही है। इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, हर एक स्टेट्स में आपको इरिगेशन फैसिलिटीज एक जैसी नहीं देखने को मिलेगी। देन लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम अदर देन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में फार्मिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो उनके पास कोई सोर्स नहीं रहता है इनकम का। नाउ वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब विलेजेस में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज ये तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी कंडीशन खराब है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर कास्ट सिस्टम जो चलता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पीपल आर फोर्स टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेसेस। मान लो अगर बच्चे को अपने मम्मी पापा का जो बिजनेस है वो नहीं कैरी ऑन करना है, उसको कुछ और करना है, पर उसको वही करवाया जाएगा। सो फोर्स बिजनेस जो है, और फैमिली बिजनेस हो गया। लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेसेस। अगर पुराना बिजनेस लॉस में जा रहा है पर फिर भी करते चले जाएंगे, तो एक करेज होना चाहिए कि ये नहीं चल रहा है तो उसको बंद करके नया बिजनेस खोलें, वो नहीं है। नाउ फ्लॉज इन नॉलेज स्किल। तो सब थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, तो वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो काम नहीं आने वाली। देन इमोबिलिटी ऑफ लेबर, फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर। इमोबिलिटी यानी कि अगर वो अपना घर छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहता, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, तब भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ओके, जो लेबर्स की प्लानिंग है, कितना लेबर का डिमांड है, कितना सप्लाई होगा, उसमें भी दिक्कतें हैं, फ्लॉ यानी कि मिस्टेक्स। नाउ लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत आगे बढ़ जाए ना, तो भी काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ रेट इतना नहीं है। और लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, बचत कोई इतना करना नहीं चाहता। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करने के लिए खर्चा होता है, और जो एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं वो दिखावे में, सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए। सो जो सेविंग करने की टेंडेंसी है वो भी बहुत कम है। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के। नाउ 10 डिक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल क्रिएशन वॉज देयर, न्यू बिजनेस इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेटअप ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, सेव नहीं करोगे, ठीक है, और अगर बिजनेस खोलना है तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर सेविंग की होगी तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है, पर अगर सेविंग टेंडेंसी ही नहीं है तो न्यू बिजनेस सेटअप करने में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते। ओके, चलो नाउ अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ अवर प्लानिंग। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये पूछा जाता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो पॉवर्टी भी रहेगी। मेन रीजन पॉवर्टी का क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मेंटली फिजिकली किसको परेशान कर रहा है? सो एजुकेटेड यूथ। क्यों? क्योंकि इतना सब पढ़ लिख लिया है, उसके बाद भी हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये रीज़न है कि एजुकेटेड यूथ को सबसे ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। एज अ रिजल्ट दे लॉस एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज़। तो पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट उठता चला जाता है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर कुछ जॉब ना मिले तो क्या मतलब पढ़ने का। लेकिन रीज़न क्या है कि पढ़ाई में और नॉलेज में फ़र्क होता है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपकी होगी तो सीधी सी बात है आज के ज़माने में टिक नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
Now negative effect on social and mental condition is seen, they become disappointed psychologically, ठीक है। तो साइकोलॉजी यानी कि मेंटली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सोसाइटी में देखा जाता है कि इतना पढ़ लिख लिया फिर भी घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो यूथ है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इफ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग टाइम दे गेट इन्वॉल्व इन, अच्छा बहुत टाइम तक अगर नहीं मिला कुछ काम करने को तो फिर वो गलत चीज़ों में लग जाते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो गया, इमोरल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज़, रॉबरी, फिर कवरिंग रैंसम एसेट्रा। फिर उनको ऐसा बस गलत तरीके से हमको पैसे कमाने हैं। ओके, तो देखो हमारे यहाँ जितने भी क्राइम होते हैं उसका भी रीज़न क्या है? पॉवर्टी। और पॉवर्टी का रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक हो रही है। ओके, चलो। Increase in social and economic inequality is there, then class discrimination begins, fall in living standard। अब अगर ऐसे ही चलता गया तो अमीर गरीब का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है और लोगों को देखने का नज़रिया जो है, गरीबों को अलग तरीके से देखते हैं, एक जो जिनका सोशल स्टेटस अच्छा है द रिच, वो क्लास को अलग तरीके से देखा जाता है। देन व्हेन प्राइस राइज जॉइंस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कंगाली में आटा गीला, एक तो पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से प्राइस राइज भी हो गया तो बेसिक नीड्स पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। कंडीशन ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर नैरोइंग एंड पैथेटिक, और उनकी कंडीशन खराब होती चली जाती है। एंड ही टर्न्स टुवर्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस। और अगर ये चीज़ चलती रही तो एट द एंड उनके पास ऑप्शन क्या होता है? गलत कामों में इन्वॉल्व होकर पैसे कमाना। ओके, दस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ प्रूव टू बी डेडली फॉर इंडिविजुअल और फैमिली के लिए भी। अगर फैमिली का एक इंसान भी गलत चीज़ों में पड़ जाता है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इज डेडली नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द फैमिली ऑल्सो। वी हैव स्टडीड अबाउट प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के प्लान्स पॉवर्टी में, ठीक है, क्या था कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना और दूसरा ऑल्टरनेटिव इनकम का सोर्स जनरेट करना ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देखो PAP बोलते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हमने देखा था। अब दोबारा से उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके अलावा दोज मैनी इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट व्हिच आर एज फॉलोज। और कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? पॉवर्टी में भी आपने देखा कि सारी चीज़ें यानी कि सारे प्लान्स या प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड थे? एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। नाउ बाय एमिंग हाई गोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना टारगेट किया? 10% पर ईयर विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। देन इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इतना ज़्यादा अगर हमको ग्रोथ रेट चाहिए तो सामने से इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। नाउ न्यू फील्ड शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही ट्रेडिशनल मेथड से अगर बढ़ते जाएंगे तो ये कभी अचीव नहीं होगा। न्यू मैथड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहना चाहिए इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। देखो अभी भी कहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? रूरल एरियाज में, ठीक है, क्योंकि ग्रामोदय से भारत उदय, क्योंकि विलेजेस आर दी हार्ट ऑफ इंडिया। अगर विलेजेस डेवलप हो जाएंगे तो सामने अर्बन एरियाज में भी वो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि गाँव से शहर में जो लोग माइग्रेट करते हैं वो शहरों में बर्डन है, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पे भी कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है और अर्बन सिटीज़ में बर्डन बढ़ जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग इकोनॉमिक हेल्प, है ना, लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए, इतनी सारी स्कीम्स निकाली है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय बन सके। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव। अगर अभी भी गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव के पीछे पड़ी रही तो डेवलपमेंट तो होगा, ग्रोथ तो होगा, लेकिन लोग वहीं के वहीं रहेंगे। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो कैसी इंडस्ट्रीज खोलनी है जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो लेबर इंटेंसिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड हर एक जगह पर। फिर हैंडलूम हो, ग्राम उद्योग होगा, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इन सब में जहाँ लेबर्स का बहुत इस्तेमाल होता है ऐसे मेथड से गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। मोर नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज बाय लेस इन्वेस्टमेंट। अब गांव में तो कैसा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी इतना नहीं करना है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज।
न्यू मेथड्स एट द रूरल लेवल इन विच मोर देन वन क्रॉप। अब फार्मर्स के लिए एक से ज़्यादा बार क्रॉप ले सकते हैं तो भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। फिर न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो फैलो लैंड है, बंजर ज़मीन है, उनको भी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन लैंड के अंडर लाना। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करना फॉर एवरी फील्ड। फिर स्मॉल एंड बिग इरीगेशन स्कीम, मेन तो इरीगेशन है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फार्मर्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा हमेशा। सो इरीगेशन स्कीम लेकर आना उनके लिए, डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनाल, ट्यूबवेल्स, एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब जो भी तरह का काम कंस्ट्रक्शन का गांव में होता है तो गांव के लोगों को उधर से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी भी करनी है। मिक्स फार्मिंग में देखा था ना, क्या करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कि पोल्ट्री हो गया, फिशरी, कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्री और ये प्रोग्राम ऑफ एफॉरेस्टेशन। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम रूरल एरियाज में लगाते हैं तो वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, नाउ फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। जो भी प्लानिंग हो उसका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सो दैट विलेजेस गेट इनफ इनकम एंड वर्किंग इन देयर ओन विलेज ओनली। उनको ना माइग्रेट ना करना पड़े, अपने ही गांव में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज किस किस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर लोकल इंडस्ट्रीज और एनकरेजिंग दैम, अडॉप्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अगर ये बेसिक फैसिलिटीज़ गांव में ही मिल जाती है तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। क्वालिटेटिव लाइफ ऑफ रूरल पीपल एज वेल एज, हाँ ये सारी चीज़ों से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विलेज का इम्प्रूव हो सकता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। नाउ इन ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो उसके लिए क्या किया गया है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, स्किल शुड बी डेवलप्ड। सिर्फ रट्टा मार के अगर पढ़ लियो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। स्किल शुड बी डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ट्रेनिंग और स्किल मिलेगी। सच टाइप ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड और टेक्निकल पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड विच प्रोड्यूस स्किल्ड आर्टिसंस, यानी कि अगर यूथ स्किल्ड होगा प्रैक्टिकल में तो ही वो एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकता है। नाउ स्कूल करिकुलम और कॉलेज शुड बी सच दैट इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। अब स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाई है वो भी थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है तो जब एक्चुअल में बच्चा कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरता है तब उसको कुछ नहीं आता, क्वेश्चन मार्क हो जाता है उसके सामने। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में कभी भी प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ फोकस किया जाता है थियोरी और मार्क्स पर। सच टाइप ऑफ एफर्ट शुड बी मेड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द यूथ। और ये जो ट्रेनिंग है स्किल की, ये स्कूल और कॉलेज से ही शुरू हो जानी चाहिए। सो दे शुड बी गिवन एश्योरेंस दैट दे कीप ऑन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और पढ़ लिख के भी अच्छी खासी नौकरी मिलती है, इतना एश्योरेंस यूथ को देना है ताकि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से ना हटे। ओके, चलो नाउ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये देखो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए थे मेक इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पर ही चीज़ें बनाएंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्किल इंडिया, अगर हमारे लोगों को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे तो वो छोटा बिजनेस अपना खोल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। और डिजिटल इंडिया, यानी कि अब सब ऑनलाइन मार्केट में हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही कैश फ्लो जो है वो मार्केट में होगा। सो to enhance knowledge, understanding, enthusiasm and work capacity of youth with industrial development for this education। अच्छा, यूथ का कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किए हैं, हैव बीन स्टार्टेड टू डेवलप स्किल। अब टेक्निकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन सेट अप नेशन वाइड। तो ये जो IIM है और IIT है, ये सारे टेक्निकल कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनको अच्छा खासा हाई पर्क्स में एम्प्लॉयमेंट मिला है। ओके, चलो नाउ गवर्नमेंट हैज़ ओपन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर इन। कहाँ का ज़्यादा अभी फिलहाल कहाँ का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में, देन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी कि कंपनी बाहर की है लेकिन उसका सारा काम इंडिया में हो रहा है, इंडिया के लोगों से ही हो रहा है क्योंकि उनको यहाँ पर चीप लेबर मिलता है, इसलिए तो इसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। फिर
कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग, कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपका जहां इंटरेस्ट है बस आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओ, देन यू कैन इजीली गेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो एट द एंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जब एजुकेशन पूरा हो जाए उसके बाद बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड डिप्लोमा या कुछ सर्टिफिकेट, उससे रिलेटेड कोर्स, ये सब करा देना चाहिए टू फुलफिल द नीड ऑफ मैन पावर। नीड ऑफ मैन पावर यानी कि जैसे लेबर की डिमांड मार्केट में है ना, उस हिसाब से यूथ को रेडी रहना पड़ेगा। देन जैसे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कोर्सेज लाइक स्पिनिंग, वीविंग, फिर प्लम्बिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी रिपेयरिंग। तो अगर ये सब भी सीख जाता है तो एक रिपेयर की शॉप खोल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है। ओके, चलो फिर आता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग, न्यू कोर्सेज इस हिसाब से लॉन्च कर दिए जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में। और ये एआई जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और आगे तो फ्यूचर एआई का ही है, तो उससे रिलेटेड भी नए नए कोर्स लॉन्च करते जाते हैं ताकि जो आर्टिसंस है वो इस चीज़ में पर्टिकुलरली स्किलफुल हो जाए। नाउ दिस ट्राई टू प्रोवाइड लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोन सस्ते में मिल जाएगा तो छोटा मोटा बिजनेस भी खोल सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये जो लोन है ये किसके अंडर मिलता है? स्टार्टअप इंडिया। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इंडस्ट्रीज, ठीक है, और दूसरा वो इंस्टीट्यूट जो लेबर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये जो है वो यूथ प्रोवाइड करता है किसके लिए? जहां पे ज़रूरत हो इंडस्ट्रीज को उधर पर। so that per local requirement supply of labor could be made for generating employment। तो ये लेबर का सप्लाई करेगा कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में। वाइट कॉलर जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फोरकास्टेड। व्हाइट कॉलर जॉब यानी कि जितनी भी प्रोफेशनल जॉब्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो उसकी जगह पर क्या एनकरेज करना है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बने। ओके, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने। ओके, चलो देन इट इज़ नेसेसरी दैट न्यू बिजनेस इंडस्ट्री शुड बी सेटअप फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर देखो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करना है हमको, ठीक है, तो न्यू बिजनेसेस बहुत ज़रूरी है। वही पुराने जो चलते आ रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। एंड जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट इज असेंशियल अलॉन्ग विद डेवलपमेंट स्किल। अब भाई स्किल है, सब कुछ है, टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है तो भी बिजनेस नहीं हो सकता है। फिर कोऑपरेशन टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। तो जो यूथ है वो ज़्यादातर अब किस में ध्यान दे? एक एंटरप्रेन्योर बनने में ध्यान दे, ना कि एक एम्प्लॉय बनने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाना, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना। नाउ efforts have been started to provide technical और commercial knowledge, फिर managerial skills with the efforts of easy loan facility, local businessmen and self and welfare organization. Women have been provided self employment by setting up household industries। वुमेन को जहाँ पर इंटरेस्ट है उनके लिए वुमेन मतलब कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई हैं ताकि वो भी सेल्फ एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट बन सके। दस कमिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस अ न्यू फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली वॉज प्रिपेयर्ड विच एक्सपांडेड द हॉरिजन ऑफ न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनसे उभर के बाहर आना है और कुछ नया बिजनेस लेकर आना है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाए। ओके, चलो अब ये इसका लास्ट पॉइंट है। इसमें आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज या फिलअप से पूछ लिया जाता है। क्या? यहाँ आएगा डैश। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर work is a chain between unemployed and owners who were in search of such youth who were looking for employment, laborers, workers और educated labor। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स हैं ये ब्रिज का काम करते हैं। किसके बीच? एक तरफ वो है जिनको एम्प्लॉयमेंट देना है और एक तरफ वो जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो ये दोनों को मिला देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। ये लेबर्स का सप्लाई करते हैं उनको जो लेबर्स ढूंढ रहे हैं, उनके हिसाब से जहाँ जैसे लेबर्स चाहिए वो सप्लाई कर देते हैं ना। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा है नेशनल करियर सर्विस। ये क्या है? गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ पे लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ऑफर आते हैं, फिर आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। This organization provides authentic information regarding registration of। अब जो एजुकेटेड, अब यहाँ पे अनएजुकेटेड तो नहीं आ सकते, सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। देयर प्लेस इन द टाइप ऑफ वर्क, कि वो कौन सा काम कर सकते हैं, पूरा आपका रेज्यूम यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। फिर गाइड इन चूजिंग वंस ओन करियर,
फिर आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर ऑप्शंस भी मिलता है। दीज सेंटर्स प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, और इनकी मैगजीन का नाम क्या है, रोजगार कारकिर्दी, याद रखना, रोजगार कारकिर्दी। नाउ फ्री सर्विस थ्रू मॉडल करियर सेंटर एंड हेल्पलाइन नंबर क्या है 1800-425-1514 बाय प्रोवाइडिंग दैम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्किल प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट फेयर। अच्छा, इनके इंटरेस्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चालू किए और कहाँ पर किए हैं वो भी इंफॉर्मेशन इनको दे दी जाती है। और टिल 2015 कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स थे, 947। 2013 में 468.23 lakh unemployed had registered all over the country, while in Gujarat 8.30 lakh unemployed had registered their names। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन होता है, तो 2013 में पूरे इंडिया से 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड लोगों ने रजिस्टर किया, और गुजरात से कितने थे, 8.30 लाख। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वर्ल्ड लेबर मार्केट। क्या होता है, जहां पर लेबर्स का एक्सचेंज होता है अमंग डिफरेंट कंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लेबर मार्केट। व्हेन लेबर माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब क्यों माइग्रेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। Walkout of brain power for education knowledge, higher technique knowledge and skill in search of more income, more facility, better job is brain drain, ये याद रखना। और माइग्रेशन एट इंटरनेशनल लेवल, जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग अच्छे खासे जब यहाँ पे पढ़ लिए, पूरा पैसा उन्होंने इंडिया में खर्च किया अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, और जब इंडिया में कंट्रीब्यूट करने की बारी है, यानी कि पैसा कमाने की बारी है, तो फिर वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं, जिससे लॉस किसका होता है, इंडिया का। क्योंकि ऐसा यूथ जो इंडिया में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता था, अब वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन। और जब वॉकआउट ऑफ ब्रेन पावर क्यों जाते हैं, हायर एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर ज़्यादा इनकम, ज़्यादा फैसिलिटीज, बेटर जॉब, इन सब चीजों की वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली कंट्री वाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर बिकम पॉपुलर इन ना नोटवर्दी मैनर। अब यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें तो समझ में आती है कि मोर इनकम या फिर हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे ना एक स्टेटस बनता जा रहा है कि हमारा बच्चा तो यूएस में पढ़ता है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये एक अब सोशल स्टेटस की जगह तरीके से देखा जा रहा है। ओके, सो जिसकी वजह से नुकसान किसका होगा, एट द एंड इंडिया का होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज और ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैलेंटेड पीपल, जब एकदम इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग, आपको पता है नासा में मोस्ट ऑफ इंडियंस ही हैं, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल ब्रेन ड्रेन, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग इंडिया से शिफ्ट होकर कहाँ चले गए, नासा में। सो हु हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन देम फेसिंग अ ग्रेट फ्लॉ ऑफ पर्सनालिटीज हैविंग टैलेंट। अब उन्होंने जितना कुछ सीखा करा, सारा पैसा इंडिया में खर्च किया खुद पर चीज़ें सीखने करने में, ठीक है, इतना स्किलफुल बनने में, लेकिन एट द एंड वो कंट्रीब्यूट कहाँ जाके करते हैं, दूसरी कंट्री में करते हैं। अपनी नॉलेज और जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसका इस्तेमाल जो है वो दूसरी कंट्री में किया जा रहा है। ओके, एज अ रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अ न्यू सिचुएशन हैज स्टार्टेड अराइजिंग इन अ इकोनॉमी इन द प्रेजेंट टाइम, डिमांड फॉर पीपल। अब देखो, आज ऐसा हो गया है कि जिसके पास ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो आईटी सेक्टर में बहुत इंटेलिजेंट है, जिसको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत आती हैं, टेक्निकल नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या मेडिकल, इन सब के फील्ड में जिनको नॉलेज ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा है, उन ही लोगों की मार्केट में डिमांड है। ओके, मैनी कंट्रीज आर अपॉइंटिंग, और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज कैसे लोगों को अपॉइंट कर रही है, ऐसे लोग जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस या स्किल रखते हों, ठीक है, स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्किल होगी किसी भी फील्ड में, ऐसे ही लोगों की डिमांड अदर कंट्रीज भी करती है, और वो उन लोगों को एज एक्सपर्ट ट्रेनिंग या फिर लेबर्स की तरह एम्प्लॉय कर लेते हैं। अब जब इतना अच्छा खासा उनकी स्किल होगी तो सीधी सी बात है, पर्क्स भी उनको क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो ये रीज़न है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं। नाउ
इंडस्ट्रियल फर्म्स सेंड देयर एम्प्लॉइज, और कितने सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजती हैं अगर उनको लगता है कि सेम टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमारे लोग वहाँ से कुछ सीख सकते हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ भी उनको भेजते हैं। और क्या बोलते हैं, ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी क्वालिफिकेशन जो है वो लेकर आना है ताकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है कि अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ओके, सो मैनी इंडस्ट्रियल फर्म्स सेंड देयर एम्प्लॉइज टू फॉरेन कंट्रीज। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन लाइक कंट्री रिसीव। अब देखो, एक ही अच्छी बात है कि जब कोई फॉरेन जाता है इंडिया से तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो वहाँ से पैसे भेजते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन इनकम इनटू अवर कंट्री। तो जब वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से पैसा आता है, तो हमारी कंट्री में फॉरेन मनी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और फॉरेन एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस फायदे से कई बड़ा नुकसान हमारा ये है कि जब इंडिया के टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं तो होता है ब्रेन ड्रेन, ठीक है। और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, अगर उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली इंडिया विल बिकम सुपर पावर। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।